भार्यां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। नमस्कार। युग युगीन भारतवंशी की श्रृंखला में हम बात करेंगे पहली शताब्दी ईसा पूर्व के ऐसे समुदाय की जिनका शासन हिमालय की तराई स्थित भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैला था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी, जिसका नाम शाक्यों के गुरु कपिल के नाम पर रखा गया था। शाक्य समुदाय गणराज्य प्रणाली के तहत संगठित था, जहां शासन एक परिषद द्वारा संचालित होता था, जिसे संघ कहा जाता था। शाक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व गौतम बुद्ध थे, जो इस वंश के राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे थे और बाद में बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। शाक्यों की उत्पत्ति राजा इक्ष्वाकु से मानी जाती है। बौद्ध ग्रंथों में शाक्य इक्ष्वाकु वंशी कहे गए हैं। शाक्य नाम संस्कृत धातु शक, शक्नोति, शक्यति और शक्यते से लिया गया है, जिसका अर्थ है समर्थ होना या योग्य होना। बौद्ध ग्रंथों में शाक्यों को राजसी वर्ग से संबंध रखने वाले बताया गया है। इनका समाज वर्गीकृत समाज था। अश्वघोष ने अपने महाकाव्य बुद्ध चरित में शुद्धोधन को इक्ष्वाकु वंश का राजा लिखा है। शाक वृक्षों से घिरे रहने वाले स्थानों पर रहने के कारण इक्ष्वाकु वंशी राजाओं को उन्होंने शाक्य कहा है। पाली साहित्य के महान विद्वान बुद्धघोष ने अपने ग्रंथ सुमंगल विलासिनी में शाक्यों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। बुद्धघोष लिखते हैं कि राजा इक्ष्वाकु की 5 रानियां थीं। मुख्य रानी से उनके 4 बेटे और 5 बेटियां थीं। मुख्य रानी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक अन्य स्त्री से विवाह किया, जिसने उनसे अपने बेटे को सिंहासन पर स्थापित करने का वचन लिया था। इसके बाद राजा ने अपने अन्य पुत्रों से राज्य छोड़ देने का अनुरोध किया। पिता की आज्ञामान राजकुमार अपना राज्य छोड़कर हिमालय के निकट एक जंगल में चले गए। इस दौरान वे ऋषि कपिल से मिले, जिन्होंने राजकुमारों से उस स्थान पर एक नगर बसाने को कहा। राजकुमारों ने वैसा ही किया और नगर का निर्माण कराया। ऋषि कपिल के नाम पर नगर का नाम कपिलवस्तु रखा गया। इस स्थान को बुद्ध चरित काव्य में कपिलस्य वस्तु तथा ललित विस्तर और त्रिपिटक में कपिलपुर भी कहा गया है। ललित विस्तर के अनुसार कपिलवस्तु बहुत बड़ा, समृद्ध, धन धान्य और जन से पूर्ण महानगर था, जिसकी 4 दिशाओं में 4 द्वार थे। नगर 7 प्रकारों और परिखाओं से घिरा था। यह वन, आराम, उद्यान और पुष्करिणियों से सुशोभित था और इसमें अनेक चौराहे, सड़कें, बाजार, तोरण द्वार तथा प्रसाद थे। शाक्य वंश के राजाओं के संबंध अपने पड़ोसी राज्यों से कैसे थे, इसका उल्लेख भी मिलता है। जैसे कौशल शाक्य गणराज्य के पश्चिम और दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल के राजा महाकौशल ने अपनी पुत्री कौशल देवी का विवाह शाक्य वंशी राजा से किया था, जिससे संबंधों को प्रगाढ़ किया गया। मल्ल गणराज्य शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी 2 प्रमुख राजधानी थी, कुशीनारा और पावा। शाक्यों और मल्लों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे।
दोनों ही गणराज्य बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बुद्ध के अंतिम समय में मल्लों ने उनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया था। मल्ल भी एक गणतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाते थे, इसलिए उनके शासकीय संबंध शाक्यों से मेल खाते थे। इनके अलावा लिच्छवी शाक्य गणराज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। लिच्छवियों और शाक्यों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, क्योंकि दोनों ही गणराज्य प्रणाली से शासित होते थे। बुद्ध के समय में वैशाली और कपिलवस्तु के बीच तीर्थयात्रा और व्यापार होता था। कुरु शाक्य गणराज्य के पश्चिम में स्थित था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। शाक्यों और कुरुओं के बीच वैवाहिक संबंध थे। शाक्यों की नीति गणतांत्रिक थी, जबकि कुरु एक राजशाही राज्य था, इसलिए उनके राजनीतिक संबंध उतने गहरे नहीं थे। विदेह जनपद और शाक्यों के बीच सांस्कृतिक और वैवाहिक संबंध थे। दोनों ही क्षेत्र बौद्ध और वैदिक परंपराओं के केंद्र थे। शाक्य वंश का मगध से प्रत्यक्ष युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन बुद्ध के समय में शाक्य और मगध के शासक बिंबिसार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे। शाक्यों की शासन व्यवस्था मुख्यतः दो भागों में विभाजित थी। कुछ राज्य गणतंत्र थे तो कुछ राजतंत्रीय व्यवस्था से संचालित थे। महाजनपद काल में गणराज्यों की शासन व्यवस्था में संथागार नामक एक भवन का विशिष्ट स्थान था। कपिलवस्तु में शाक्यों का केंद्रीय संथागार था, जिसमें राज्य शासन के परिषद की बैठक हुआ करती थी। कपिलवस्तु के संथागार का उल्लेख अनेक बौद्ध ग्रंथों में हुआ है। कपिलवस्तु के संथागार के संबंध में एक अन्य बौद्ध साहित्य में सूचना मिलती है कि जब महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के समीप न्यग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, उस समय शाक्यों का नया संथागार बनकर तैयार हुआ था। शाक्यों की प्रार्थना पर महात्मा बुद्ध ने इस नवीन संथागार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रात में भी स्वयं बुद्ध एवं आनंद तथा मोगलान के उपदेश होते रहे। प्राच्य इतिहासविद डॉक्टर डेविड्स शाक्य राज्य के अन्य नगरों के बारे में भी इस प्रकार के संथागार विद्यमान होने की बात स्वीकारते हैं, जिसमें एकत्रित होकर वहां के निवासी अपने स्थानीय नियमों की व्यवस्था किया करते थे। संथागार उस समय अन्य गणराज्यों में भी अनिवार्य रूप से विद्यमान थे। शाक्य वंश के प्रमुख राजाओं में जयसेन प्रारंभिक राजाओं में से एक थे। दूसरे राजा शुद्धोधन को गौतम बुद्ध के पिता व जिनका शासन कपिलवस्तु में था, वे एक न्यायप्रिय और शांतिप्रिय शाक्य शासक थे। राजा महासुप्पबुद्ध शाक्य वंश के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक थे, जो शुद्धोधन के समकालीन और गौतम बुद्ध की माता महामाया के पिता थे। शुद्धोधन के पिता और गौतम बुद्ध के पितामह राजा सिंहाहानु की गणना भी एक प्रमुख शाक्य शासक में की जाती है। शाक्य क्षत्रिय वर्ण के माने जाते थे और सैन्य परंपराओं का पालन करते थे। हालांकि वे आक्रामक युद्ध नीति के बजाय अपने गणराज्य की रक्षा और प्रशासन पर ही अधिक ध्यान देते थे। गौतम बुद्ध खुद शाक्य कुल के थे और उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है, जिनकी शिक्षाओं के कारण शाक्य समुदाय का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया, जिससे उन्होंने अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया। गौतम बुद्ध शाक्य गण के राजा शुद्धोधन और महामाया की संतान थे। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मां एक शक्तिशाली शाक्य कुलीन सुप्रबुद्ध की बेटी थीं।
कहते हैं सिद्धार्थ के गर्भधारण से पहले रानी महामाया ने सपना देखा कि असाधारण और बेहद खूबसूरत एक सफेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया है। रानी महामाया ने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देखते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि युवा राजकुमार चक्रवर्ती या सार्वभौमिक सम्राट बनेंगे या एक जागृत व्यक्ति यानी बुद्ध बनेंगे। इस तरह अपने जन्म के आरंभ से ही गौतम बुद्ध ने अपनी पूर्णता के लक्षण दिखा दिए थे और आगे चलकर राजा शद्धोदन और महामाया के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ सारा राज्यपाट त्याग कर ईश्वर को पाने निकल पड़े और कैवल्य को प्राप्त कर गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए हैं। शाक्य वंश का सबसे बड़ा योगदान गौतम बुद्ध का जन्म और बौद्ध धर्म का उदय था। लुम्बिनी में अशोक का एक स्तंभ लेख मिला है, जिसका आशय है कि भगवान बुद्ध के इस जन्म स्थान पर आकर अशोक ने पूजा की और स्तंभ खड़ा किया। शाक्य गणराज्य कौशल नरेश प्रसेनजित के शासनकाल में उनके अधीन आ गया। ऐसा कहा जाता है कि जब शाक्यों ने कौशल के अनुरोध पर अपनी कन्या विवाह के लिए भेजी, तो उन्होंने एक दासी पुत्री को भेज दिया। जब यह बात प्रसेनजित को पता चली, तो उन्होंने शाक्यों से बदला लेने का संकल्प लिया और उनके गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। शाक्य गणराज्य कौशल राज्य के अधीनस्थ था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। कौशल नरेश प्रसेनजित ने शाक्यों को अपने अधीन लाने के लिए कई बार आक्रमण किए, जिसके बाद विरूढक ने कपिलवस्तु पर आक्रमण किया, जो राजा प्रसेनजित का पुत्र था। इस युद्ध में शाक्य गणराज्य का लगभग पूर्ण विनाश हो गया। कहा जाता है कि इस नरसंहार को रोकने के लिए गौतम बुद्ध ने 3 बार प्रयास किया। शाक्य गणराज्य पर आक्रमण के बाद शाक्य राज परिवार के लोग तितर-बितर हो गए थे। इस आक्रमण के बाद कुछ शाक्य लोगों ने पलायन करके नया पिप्पलीवन यानी पीपल वन गणराज्य बसाया। शाक्यों की उपशाखा मौर्य यानी मौर्य वंश के सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य के अधिकार में पिप्पलीवन गणराज्य था। वे बुद्ध के समकालीन थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा ग्रीक विवरणों में इसका उल्लेख मिलता है। शाक्य वंश के लोगों की शिक्षा और संस्कृति का स्तर बहुत ऊंचा था। वे अत्यंत गुणी और मेधावी थे। विद्वानों का मत है कि जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित पीपरिया या पीपरावा नामक स्थान ही पिप्पलीवन है। पिप्पलीवन की निश्चित पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। यहीं के प्राचीन ढूंढ में से एक मृद भांड प्राप्त हुआ था, जिसके ब्राह्मी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसमें बुद्ध के भस्मावशेष निहित थे। बौद्ध साहित्य की कथाओं से पता चलता है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनकी अस्थि भस्म को 8 भागों में बांट दिया गया था। प्रत्येक भाग को लेकर उसको एक महास्तूप में सुरक्षित किया गया था। इस प्रकार के 8 स्तूप बनवाए गए थे। इनमें से अंगार स्तूप पिप्पलीवन में था। महापरिनिब्बाण सुत्त के अनुसार महात्मा बुद्ध के देहांत के पश्चात पिप्पलीवन के मौर्यों ने कुशीनारा के मल्लों के पास संदेश भेजा था कि जैसे आप क्षत्रिय हैं, वैसे हम भी क्षत्रिय हैं। अतः हमें भी भगवान के शरीर के एक भाग को पाने का अधिकार है।
हम भी भगवान के शरीर पर एक महान स्तूप का निर्माण करेंगे। कृपया हमें भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदान करें। बुद्ध के शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के और कण नहीं बचे हैं, आप आग की राख ले। चीनी यात्री फाहियान के समय तक कपिलवस्तु में थोड़ी आबादी बची थी, पर मगर एक अन्य चीनी यात्री हेनसांग के समय में नगर वीरान और खंडहर हो चुका था। किंतु बुद्ध के जीवन के घटना स्थलों पर चैत्य, विहार और स्तूप 1000 से अधिक संख्या में खड़े थे। मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध के अनुयायी बन गए और मगध की राजधानी राजगृह के पास एक मठ की स्थापना की, जो संघ के विकास के लिए ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बन गया। बुद्ध ने अपना अधिकांश समय मुख्य रूप से राजगृह और वैशाली के क्षेत्र में बिताया, जहां वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और भिक्षा पर अपना जीवन यापन करते थे। उनके अनुयायियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण शिष्य कश्यप, शारिपुत्र, मोदग्लायन और आनंद थे। बुद्ध ने बाद में भिक्षुणियों या भिक्षुणियों के संघ की स्थापना की और इन क्षेत्रों में उनके कई अनुयायी और प्रतिष्ठान थे। उनका जन्म शाक्य वंश के राजकुमार के रूप में हुआ था, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें उनके कुल के नाम से उन्हें बाद में गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। शाक्य युद्ध विद्या में निपुण थे, लेकिन उनका समाज अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और गणतांत्रिक था। वे अहिंसा, आत्मसंयम और धार्मिक साधना को महत्व देते थे। शाक्य वंश के महान व्यक्तित्व गौतम बुद्ध ने अपने राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में संन्यास लिया और अंततः बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। शाक्य समुदाय के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और बुद्ध के विचारों को अपनाकर अहिंसा, करुणा और ध्यान के मार्ग पर चले। बाद में शाक्य गणराज्य को कौशल राज्य ने जीत लिया, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत आज भी बौद्ध धर्म के रूप में जीवित है। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।